नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हम लोग जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दें, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दें, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहले प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। पहले प्रश्न की बात करेंगे। लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया। तो 1985, 1986, 1989 या फिर 1978। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। देखो, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण समितियों की हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ लेता है कि बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति कब आई है। अगर आपसे कह दिया जाए कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई है, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसे पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ये आई है 1957 में। अगर आपसे अशोक मेहता पूछ ले कि अशोक मेहता समिति कब आई है, अशोक मेहता समिति अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर करोगे 1977 में अशोक मेहता आई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर आपसे PV राव समिति पूछ ले, PV राव समिति अगर आपसे पूछे PV राव समिति, तब आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 1985 में। ठीक है, 1985 में PV राव समिति आई है। अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, PK थंगुन समिति की बात करें, PK थंगुन समिति कब आई है, तो PK थंगुन समिति ये आई है 1988 में। ठीक है, कब आई है, 1988 में PK थंगुन समिति आई है। अगर आपसे पूछा जाए आपकी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति LM सिंघवी समिति की बात करें, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब आई है, तो ये आपकी आई है 1988 में। ठीक है, कहाँ पर, सॉरी 1986 में। ठीक है, कब, तो 1986 में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आती है और 1988 में कौन सी, PK थंगुन समिति आएंगी। ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं और इन सब के वर्ष आपको याद होने चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, PV राव समिति 1985, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 और PK थंगुन समिति 1988। अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वां संशोधन है, 73वां संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, 73वें संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर आपसे भाग पूछा जाए कि कौन सा भाग है, किस भाग में इनको स्थान दिया गया, तो भाग 9 में। अगर अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची क्या होगी, तो अनुसूची होगी 11 में। और अगर आपसे पूछ ले कि अनुसूची 11 के तहत पंचायतों को कुल कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक भाई बात, तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में आई है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। चलिए दूसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 86वां संशोधन, 91वां संशोधन, 89वां संशोधन या फिर 92वां संशोधन। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर कर देंगे। और देखिए दूसरे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 89वां संशोधन 2003। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो 89वां संशोधन 2003। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, तो इस संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ना, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इन दोनों आयोगों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इन दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया गया, स्वतंत्र आयोग बना दिया गया। किस संशोधन के द्वारा, 89वें संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 92वें संशोधन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन कौन सी भाषा है, तो बोडो भाषा है, डोगरी भाषा है, मैथिली भाषा है,
ठीक है, मैथिली भाषा है, और कौन सी भाषा है, और संथाली भाषा है। ठीक है, क्या किया गया है, तो 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 92वें संशोधन के द्वारा। अगर हम लोग 86वें संशोधन की बात करेंगे तो 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का में 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है आपके 86वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, 91वें संशोधन की बात करेंगे तो 91वें संशोधन के अनुसार क्या प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% सदस्य ही संघीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। तो ये बात 91वें संशोधन के अनुसार कही गई है। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके। आपसे दल बदल पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, आपसे दल बदल पूछ रहा है। दल बदल अगर हम लोग बात करेंगे तो दल बदल से संबंधित कौन सा संशोधन है, तो दल बदल से संबंधित संशोधन है 52वां संशोधन 1985। ठीक है, 52वां संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल का प्रावधान किया गया है। किस अनुसूची में जोड़ा गया है, तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, कौन सी अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 52वें संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल का प्रावधान किया गया है, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और दल बदल से संबंधित यह प्रश्न है कि संसद का जो एक निर्दलीय सदस्य है उसको कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई ना हो सके। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह, 9 माह। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 6 माह के भीतर। ठीक है, निर्दलीय सदस्य को 6 माह के भीतर किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून का उल्लंघन न हो, दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न की जा सके। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्त आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। बताइएगा कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा क्या किया गया है, जिसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग जो है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्त आयु रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन। जितने भी भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर करते रहें ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में कराने वाला हूं। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जरूर जाया करे। चलिए बताइएगा तो कौन सा संशोधन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा 41वां संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 41वें संशोधन 1976 के द्वारा जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी रिटायरमेंट एज को 2 साल बढ़ा दिया गया है, 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, प्रधानमंत्री करेगा या फिर गृह मंत्री करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करेगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हो गया, जनजाति आयोग है, ये सारे जो आयोग हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा गठित किए जाते हैं, तो ये सब राष्ट्रपति के द्वारा गठित किए जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये जो आयोग हैं इनका गठन क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आपको पता है कि अगर हम लोग लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में जो मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं, जो अधिकतम संख्या हो सकती है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है। अगर हम लोग वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें, किसकी बात करें, वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 543 है। ठीक है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि लोकसभा की जो 543 वर्तमान समय में क्या है, लोकसभा में 543 सीटें हैं और इस 543 सीटों में से कितनी सीटें जो है वो एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए आपसे पूछा जा रहा है, अनुसूचित जाति के लिए पूछा जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पूछा जा रहा है। बताइएगा एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो देखो एससी कैटेगरी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं,
एसटी कैटेगरी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। कुल मिलाकर के लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए एससी कैटेगरी के लिए कुल 84 सीटें आरक्षित हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की जा सकती है? बताइएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की जा सकती है? जब राष्ट्रपति को लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है, जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दें, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, या फिर संसद ऐसी उद्घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करे। तो क्या हो जाएगा? तो देखो, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये किस अनुच्छेद में है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये है आर्टिकल 352 में। ठीक है, कब? तो 352 में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। भारत में अभी तक कुल कितनी बार? तो 3 बार आपातकाल लग चुका है। कितनी बार? 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है? तो देखो, एक लगा है 1962 में, दूसरा कब लगा है? दूसरा लगा है 1971 में, और तीसरा कब लगा है? तीसरा लगा है 1975 में। भारत में कुल 3 बार आपातकाल लग चुके हैं, 1962, 1971, 1975। भारत में कुल 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। किन किन कारणों से लगते हैं? तो देखो, युद्ध की स्थिति में लगता है। ठीक है, क्या होगा? युद्ध की स्थिति में लगता है, बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगता है, युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगता है, और क्या हो जाएगा? और आंतरिक अशांति की स्थिति में लगता था। ठीक है, क्या होता था? आंतरिक अशांति की स्थिति में लगता था। लेकिन फिर क्या किया गया? लेकिन फिर आपको पता है 44वें संशोधन से, कौन से? तो 44वें संशोधन से आंतरिक अशांति को हटा करके क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। तो अब जो आपातकाल लगता है वो 3 कारणों से, युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में, और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 3 बार जो है, 3 कारणों से आपातकाल लगता है। 3 बार आपातकाल लगा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, जब भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि भारत पर आक्रमण हुआ है, भारत पर जो है युद्ध हुआ है, भारत युद्ध की स्थिति में है, बाह्य आक्रमण की स्थिति में है, और भारत की सुरक्षा खतरे में है, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उसके लिए, है ना, उसके लिए भी आपको क्या है? कैबिनेट की प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो बिना कैबिनेट की अनुमति के भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब भारत की सुरक्षा खतरे में उसको महसूस होती है राष्ट्रपति को, तो वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है? देखो, सरकारिया आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे, जो सरकारिया आयोग है, इसका गठन कब होता है? तो गठन होगा 1983 में, 1983 में इनका गठन होता है। केंद्र राज्य संबंध पर चर्चा करने के लिए इनको गठन किया गया था, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए इनका गठन किया गया था, सरकारिया आयोग का। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुल 247 सिफारिशें की थी। कितनी सिफारिशें? तो सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुल 247 सिफारिशें की थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 1988 में। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है? तो 1988 में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के विषय में शामिल है? बताइएगा, इनमें से 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी, 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन संघ सूची में आता है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में कौन आता है? अस्पताल और औषधालय, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बाटों और मापों का नियत मानक करना, या फिर लोक व्यवस्था। बताइएगा, संघ सूची में कौन आता है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहनों को आंसर करना है। और जितने लोग आंसर करते चल रहे हैं सेशन को, एक बार आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुँच सके। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको आज के सेशन में देखने को मिलने वाले हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। बाटों और मापों का नियत मानक करना, ये संघ सूची के विषय में आता है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो बाकी क्या है? बाकी राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय है। लेकिन अगर हम लोग बाटों और मापों की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका संघ सूची का विषय है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
एक व्यक्ति के संदर्भ में बताइएगा कौन सा कथन है। एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, या फिर 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस संदर्भ में बताइएगा। अभी आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं 2024 वाले, तो जरा इसके संदर्भ में आप बताएंगे कि एक व्यक्ति क्या 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, या फिर 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। जितने भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दें और इस प्रश्न का जल्दी से आंसर करें। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, मैक्सिमम क्या कर सकता है? मैक्सिमम एक व्यक्ति जो है वो मैक्सिमम 2 जगहों से चुनाव लड़ सकता है, 2 से अधिक जगहों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया है? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद की, तो इसका जो गठन है वो जो है जवाहरलाल नेहरू जी के समय में किया गया था। किसके समय में? तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी के समय में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका कार्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद, जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की समस्या से निपटना। ठीक है, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की समस्या से निपटने के लिए, क्षेत्रवाद की समस्या से, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की समस्या से निपटने के लिए जवाहरलाल नेहरू के समय में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा सी, 1961 में। 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में, सांप्रदायिकता और जो है क्षेत्रवाद की समस्या से निपटने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किए गए हैं? बताएंगे आप लोग किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 311 या फिर अनुच्छेद 315? जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? 310, 311, 312 या फिर 315? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 311 में। ठीक है, कहाँ पर? तो अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई है। किस आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई है? देखिए, योजना आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो योजना आयोग की स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को। ठीक है, क्या होगा? योजना आयोग की स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को। लेकिन किस आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई है आप लोगों को बताना है। संसद के एक अधिनियम के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा, या फिर संविधान के एक प्रावधान के द्वारा? क्या हो जाएगा? तो योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक का मतलब क्या है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। योजना आयोग क्या है? तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अगर संविधान में नहीं है तो मतलब संसद नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे संविधान में नहीं है मतलब राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी नहीं किया है, संविधान का एक प्रावधान नहीं है। क्या होगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया है 15 मार्च 1950 को। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम के लिए कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? विधानसभा की गणपूर्ति के लिए कोरम के लिए कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? बताइएगा, कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/4, 1/5, 1/8 या फिर 1/10? विधानसभा प्रथम सदन होता है। राज्य का क्या होगा? राज्य का प्रथम सदन होता है। प्रथम सदन होता है, निम्न सदन होता है, प्रथम सदन होता है, निम्न सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, और क्या होगा? और अस्थायी सदन होता है। विधानसभा राज्य का
राज्य का प्रथम सदन होता है, निम्न सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। अधिकतम सदस्य संख्या की बात करेंगे विधानसभा की, अधिकतम सदस्य संख्या की बात करेंगे तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम सदस्य संख्या जो है विधानसभा की वो 500 हो सकती है। सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या आपको किस राज्य की विधानसभा में देखने को मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। कितने? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा कितने? 403 सदस्य हैं। ठीक है, कितने? उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं। और विधानसभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 भाग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 भाग होना चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या होगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसी की शक्तियां प्राप्त नहीं होती, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइएगा राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती? विधानसभा का सत्रावसान करने की, विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, या फिर विधानसभा को बुलाने की। बताइएगा राज्यपाल को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एसएससी 2002 में पूछा गया, एसएससी के 2002 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती? तो देखो विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है, विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है, विधानसभा को बुलाने की शक्ति होती है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं प्राप्त होती है। ये विधानसभा को स्थगित करने की जो शक्ति है ये किसको? तो ये विधानसभा अध्यक्ष को होती है। ठीक है, किसको होती है? तो ये विधानसभा अध्यक्ष को होती है। विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त होती है, ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, भारत छोड़ो। अगर हम लोग बात करें क्विट इंडिया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाएगा 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। और इस आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाएगा। ठीक है, क्या चलाया जाएगा? तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाएगा अंग्रेजी सरकार के द्वारा कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? तो ये दिया है यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अगस्त 1942 में शुरू होता है, अगस्त 1942 में शुरू होगा। और इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ऑपरेशन जीरो आवर चलाएगी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं, गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इस दौरान गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार था? ठीक है, कौन सा पत्रकार था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? अगर आप पूछा जाए कौन सा पत्रकार था तो वो था लुई फिशर। ठीक है, कौन था? तो लुई फिशर जो है ये गांधी जी के साथ ब्रिटिश पत्रकार था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको गवर्नर जनरल के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको उनसे संबंधित कार्यों को दिया गया है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन और इल्बर्ट बिल विवाद रिपन। आप बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो देखो पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स ये तो बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, गोद निषेध नीति डलहौजी, ये भी बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल विवाद अगर हम लोग बात करेंगे रिपन के समय में तो ये भी बिल्कुल सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये कर्जन के समय में नहीं बल्कि ये लिटन के समय में आया था। ठीक है, किसके समय में? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये सब किसके? लिटन के समय में आया था। तो ऑप्शन संख्या सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये लिटन के समय में आया था और ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे झंडा गीत किसने लिखा है? बताइएगा झंडा गीत किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, या फिर श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। झंडा गीत, जो ये झंडा गीत है इसको 1938 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होगा? तो 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होगा? 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में झंडा गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया जाता है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होगा और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कौन करते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और
इस अधिवेशन में झंडा गीत को स्वीकार किया जाएगा। किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है और महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है कि जो ये अमृत बाजार पत्रिका है इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए? इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या कर लिया था? अपनी भाषा बदल ली थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसने अपनी रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी और अंग्रेजी भाषा में छपने लगा था। पहले क्या होता था? पहले ये बंगाली भाषा में छपता था, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा और उससे बचने के लिए इसने क्या कर लिया? इसने रातों रात अपनी भाषा बदल ली और दूसरे दिन से अंग्रेजी भाषा में छपने लगा और इसलिए काफ़ी चर्चा में था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने की। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? जो पब्लिक सुरक्षा बिल जो है, जो लोक सुरक्षा बिल है, पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते समय 1928 में इस पब्लिक सेफ्टी बिल को प्रस्तुत किया गया था और इसी पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। आपको पता होना चाहिए कि जो भगत सिंह है और बटुकेश्वर दत्त हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग असेंबली में बम फेंकते हैं। कब बम फेंकेंगे? 1928 में बम फेंकते हैं। और किसके विरोध में फेंके थे? तो लोक सुरक्षा विधेयक जो था, जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, इसी के विरोध में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 1928 में बम फेंकते हैं। और इसी विधेयक का विरोध करते हुए किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू, टी प्रकाशम, लाला लाजपत राय या फिर दीवान चमनलाल? जल्दी से इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने कहा है? तो मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि यह भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है, इसके बाद आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनको ब्रिटिश सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। तो उनको बचाने के लिए जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे जिनके ऊपर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चल रहा था, उनको बचाने के लिए उनकी तरफ से मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? भूला भाई देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो किसके द्वारा नहीं की गई थी? आपसे पूछ रहा है, नहीं आपको बताना है किसके द्वारा नहीं की गई है। तो देखो इसमें भूला भाई देसाई जो है ये तो प्रमुख थे, इनके बाद भूला भाई देसाई तो सबसे प्रमुख थे, इनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, कैलाश नाथ काटजू भी थे। जो नहीं थे वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, जगजीवन राम, B.R. अम्बेडकर या फिर विनोबा भावे? चलिए जल्दी से बता दिएगा। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी होंगे, B.R. अम्बेडकर होंगे, जगजीवन राम होंगे या फिर विनोबा भावे हो जाएंगे? करेक्ट आंसर कौन होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे गांधी जी। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी 1932 में और गांधी जी की एक पत्रिका भी थी हरिजन नाम से। गांधी जी एक पत्रिका का संपादन भी करते थे। इसके अलावा गांधी जी की और कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडियन ओपिनियन हो गया, ठीक है, इंडियन ओपिनियन हो गया। तो ये सब गांधी जी की पत्रिकाओं के नाम है। इंडियन ओपिनियन हो गया और इस पत्रिका का संपादन तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से करते थे। ठीक है, कहाँ से? तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है इसका संपादन दक्षिण अफ्रीका से करते थे। इसके अलावा हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन भी गांधी जी की पत्रिकाओं के नाम है। 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया और इस संगठन का नाम क्या है। वारिंद्र कुमार घोष की बात करें तो ये गरम दल के नेता थे, ठीक है, आतंकवादी दल के, उग्रवाद के नेता थे। और इनकी जो गुप्त क्रांतिकारी जो इनके कार्य थे, इससे क्या होगा, इससे बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होगी। और इस क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या, अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, साधना समाज या फिर व्रती समिति। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे। करेक्ट आंसर होगा अनुशीलन समिति, ठीक है। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होगी, कब होगी, तो 1907 में। 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। और ये किसके क्रियाकलापों का परिणाम था, तो वारिंद्र घोष के क्रियाकलापों का परिणाम था। अनुशीलन समिति जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया भाई, तो इन्होंने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हो रहा है, तो बनारस अधिवेशन में ये अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या फिर कहे भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1905 में भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या फिर भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, ठीक है, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। गांधी जी के, मोहनदास करमचंद गांधी के गांधी के राजनैतिक गुरु भी माने जाते हैं। गांधी जी के क्या होंगे, तो गांधी जी के राजनैतिक गुरु भी माने जाते हैं। गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। बताइएगा किसने कांग्रेस के विषय में कहा था, किसने कांग्रेस के विषय में कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, सबसे बड़ी इच्छा ये है कि जब तक मैं भारत में हूँ तब तक कांग्रेस की समाप्ति में, शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूँ। तो लॉर्ड हैमिल्टन ने कहा है, लॉर्ड कर्जन ने कहा है, लॉर्ड डफरिन ने कहा या फिर लॉर्ड मिंटो ने कहा है। देखो डफरिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डफरिन ने क्या किया है, डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा है। क्या कहा है, तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस गवर्नर ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का है, तो आप आंसर करोगे लॉर्ड डफरिन को। इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ पर एक किलाबंदी कोठी बनवाई। बताइएगा, तो अगर हम लोग मद्रास की बात करते हैं तो मद्रास की स्थापना 1639 में होती है। मद्रास की स्थापना 1639 में होगी। कौन करेगा, तो फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज करता है। और किसने मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहाँ पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण कराया था। तो किससे लेंगे भाई, ये कालीकट के राजा से लेते हैं, गोलकुंडा के सुल्तान से लेते हैं, बीजापुर के सुल्तान से लेते हैं या फिर चंद्रगिरी के राजा से लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर क्या किया है, चंद्रगिरी के राजा से लिया था 1639 में और वहां पर एक किलेबंदी का निर्माण करते हैं, वहां पर एक कोठी बनाते हैं। ऑप्शन संख्या ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे अकबर ने जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया था। बताइएगा अकबर ने अपने किस दरबारी को जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया था। अबुल फजल,
तानसेन, मोहम्मद नाजिम या फिर मोहम्मद हुसैन। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अकबर ने अपने किस दरबारी को जरीन कलम, स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएंगे मोहम्मद हुसैन। ठीक है, हुसैन, मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर मेरे भैया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम के नाम से सम्मानित किया था। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय में मारे गए थे? अगर बीरबल का आपसे वास्तविक नाम पूछा जाए तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। ठीक है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था। और बीरबल एकमात्र व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, एकमात्र हिंदू हैं जो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करते हैं। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, बीरबल वास्तविक नाम महेश दास है। बीरबल एकमात्र व्यक्ति हैं जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करते हैं, एकमात्र हिंदू हैं जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करते हैं। और इनकी मृत्यु किस अभियान के दौरान होती है? तो याद रखिएगा, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। ठीक है, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध क्या होगा? तो विद्रोह को दबाते समय 1586 में। ठीक है, कब? तो 1586 में बीरबल की मृत्यु हो जाएगी यूसुफ जाइयों के विद्रोहों को दबाते दौरान। ठीक है, ऑप्शन संख्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की है, उनकी राजधानी क्या थी? आपसे पूछा जा रहा है कदम देखो, कदम जो साम्राज्य था, कदम जो राज्य था, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की है। कदम राजाओं की राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो बंगाल में थी, वैजंती या वनवासी में थी, कन्नौज में थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो वैजयंती या फिर वनवासी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग के राजा खारवेल की बात हो रही है। बताइएगा कलिंग के राजा खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से, कदम्ब वंश से, हर्यक वंश से या फिर कलिंग वंश से? चलिए बताइएगा, कलिंग राज खारवेल अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो कलिंग राज खारवेल का एक अभिलेख में मिलता है, कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, कलिंग राज खारवेल का एक अभिलेख मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभिलेख का नाम क्या है? तो इस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। और इसी अभिलेख में क्या होगा? इसी अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख में, इसी अभिलेख में पहली बार क्या हुआ है? तो भारतवर्ष का उल्लेख किया गया, भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और इसी अभिलेख में क्या किया गया है? इसी अभिलेख में इन्हें भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख मिलता है। आपसे पूछ रहा है कलिंग राज खारवेल जो है ये किस वंश से संबंधित है? तो ये चेदी वंश से संबंधित है। भाई याद रखिएगा, देखो कलिंग राज, राज का मतलब राजा से है, कलिंग के राजा हैं खारवेल, लेकिन अगर इनका वंश पूछा जाएगा तो वंश है चेदी, चेदी वंश के राजा हैं कलिंग राज खारवेल। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? बताइएगा मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं नॉर्वे को। ठीक है, किसको कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य के देश कहते हैं किसको? नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अगर आप ग्लोब पर देखोगे, अगर ये हमारी पृथ्वी है और अगर हम लोग इस तरीके से खींचते हैं तो आप देखोगे, अगर आप नॉर्वे की बात करोगे तो नॉर्वे आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा। और ऊपर की तरफ का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ वाला जो क्षेत्र है ये आपको आर्कटिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ आंसर करेंगे। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर प्रजातीय विविधता क्रमशः क्या होगी? अगर हम लोग मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और अगर हम लोग ध्रुवों से क्या करते हैं? ध्रुवों से अगर हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? ध्रुवों से अगर हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो प्रजातीय विविधता क्या होगी? घटती जाती है, स्थिर रहती है, बढ़ती जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्रुवों से जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो भूमध्य रेखा के पास आपको प्रजातीय विविधता बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, क्या होगा? जैसे जैसे हम लोग जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे आपको प्रजातीय विविधता आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, अभी आप लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा होगा। एक तरफ आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं। एक तरफ आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं और कूट के आधार पर आपको सही विकल्प तक पहुँचना है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सिमलीपाल, दिहांग, दिवांग, नोकरेक, कोल्ड डेजर्ट, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो सिमलीपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिमलीपाल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सिमलीपाल आपको देखने को मिलेगा भैया उड़ीसा में, ठीक है। सिमलीपाल भीतरकनिका ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा में। पहले का चौथा हो गया। अगर हम लोग दिवांग, दिहांग, दिवांग की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी का पांचवा हो जाएगा नोकरेक आपका जो है ये क्या हो जाएगा, ये मेघालय हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो कोल्ड डेजर्ट आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है भाई बात। तो ऑप्शन संख्या क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से कूट वाले प्रश्न है, बताइएगा। एक तरफ आपको पर्यावरण से संबंधित आंदोलन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नेताओं के नाम दिए गए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तरुण भारत संघ, पश्चिमी घाट बचाओ, मैती आंदोलन, और दूसरी तरफ आपको उनसे संबंधित नेताओं के नाम दिए गए और आपको कूट के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है, ए बी सी डी। बताइएगा जल्दी से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे संबंधित है मेधा पाटेकर। तरुण भारत संघ की बात करेंगे तो इससे संबंधित है राजेंद्र सिंह। अगर पश्चिमी घाट बचाओ की बात करेंगे तो कैलाश मल्होत्रा है। और अगर हम लोग मैती आंदोलन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कल्याण सिंह रावत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 आपको कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। चेंचू जनजाति आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान। चेंचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो जो चेंचू जनजाति है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों क्षेत्रों में ये चेंचू जो है जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। शहीद अंतर्राष्ट्रीय चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके किसके नाम पर कर दिया गया। ठीक है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजगुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु गोविंद सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर मनमोहन सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसका नाम बदल करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए गए हैं। कूट के आधार पर आपको सही विकल्प तक पहुंचना है। आपको 4 कूट दिया गया है, ए बी सी डी 4 कूट दिया गया है। फटाफट सही विकल्प का चुनाव कर दीजिएगा। एक तरफ आपको 4 झील दी गई हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। साला झील की अगर हम लोग बात करेंगे तो साला झील आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। बडखल झील की बात करेंगे तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी। लोकटक झील आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी और काली वैली झील की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। 1 2 3 4 ऑप्शन संख्या क्या होगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है, बताइएगा बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है, किसके लिए बाघ गुफा प्रसिद्ध है। बाघ गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, बाघ की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मूर्तियों के लिए, चित्रकला के लिए, अभिलेखों के लिए या स्थापत्य के लिए। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं और ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन संख्या बी, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है। चमकता
हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? अगर आपसे राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करें, नेशनलाइज्ड बैंक की बात करेंगे तो नेशनलाइज्ड बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो नेशनलाइज्ड बैंकों की कुल संख्या 12 है। भारत में वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों, नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या 12 है। आपसे पूछ रहा है चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का, किस नेशनलाइज्ड बैंक का प्रतीक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, केनरा बैंक। केनरा बैंक की स्थापना कब हो रही है? तो केनरा बैंक की स्थापना होगी 1906 में। और मुख्यालय कहाँ पर है केनरा बैंक का? तो यह है बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पर? तो बेंगलुरु में केनरा बैंक का मुख्यालय है और स्थापना होगी 1906 में। और चमकता हुआ सितारा केनरा बैंक का प्रतीक है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनलाइज्ड बैंकों की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या कितनी है? तो नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या जो है ये हो जाएगी 12 हो जाती है। और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी जो पाई जाती है वो किस प्रकार की है? भारत में अधिकतर जो बेरोजगार है या जो बेरोजगारी का स्वरूप है वो किस प्रकार की बेरोजगारी है? तकनीकी बेरोजगारी है, सक्रिय बेरोजगारी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी है? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि भारत में बेरोजगारी में एक संरचना देखने को मिल रही है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है, कोई किसान है, अब क्या हो रहा है, वो किसान खेती कर रहा है, उसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो उसने अपने बेटे को क्या कर दिया? उसने अपने बेटे को भी खेती में लगा दिया। अब उसका बेटा भी क्या कर रहा है? उसका बेटा भी खेती करने लगा। फिर क्या होगा? अब इसके बाद जो ये किसान है, अब इस किसान का बेटा भी, इसने भी क्या कर दिया? अपने बेटे को खेती में लगा दिया। इसका बेटा भी क्या करने लगा? किसानी करने लगा। तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है? एक संरचना देखने को मिलेगी, पूरा संरचनात्मक तरीके से बेरोजगारी आगे बढ़ रही है। जैसे क्या हो जाएगा? दुकानदार की अगर हम लोग बात करेंगे तो दुकानदार क्या करता है? दुकानदार जो है वो अपने बेटे को दुकान पर बैठा दिया, फिर अगले दुकानदार ने क्या कर दिया? उसने भी अपने बेटे को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पूरी तरीके से संरचनात्मक रूप से वही सारी चीजें चल रही हैं और ये भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो है स्वरूप है, संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा ताकि बाकी साथियों तक किसी तरीके के इंपॉर्टेंट सेशन पहुंचते रहें। तो उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन को जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।